हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेटालिक स्फेयर जो होता है वो शेल हो या सॉलिड हो, दोनों की एक ही बात होती है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है। अब ये चाहे स्फेयर जो है सॉलिड हो या शेल हो, यानी कि ये अंदर से खाली भी हो सकता है या अंदर से भरा हुआ भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आपके लिए ये बात सेम है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कंडीशन में नहीं होगा। मान लीजिए कि ये आपका एक सॉलिड स्फेयर है और आपने इसको चार्ज दिया वॉल्यूम के अंदर कहीं पर भी, तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक, क्योंकि चार्ज जो होता है वो मूव कर सकता है और कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी रह नहीं सकता जब तक कि वो सारा का सारा सरफेस पे ना आ जाए। और अगर ये शेल है तो वैसे भी सरफेस के बाहरी तरफ आ ही जाएगा चार्ज। तो चार्ज जो होता है, चाहे वो मेटल का स्फेयर सॉलिड हो या शेल हो, उनमें चार्ज हमेशा उनके सरफेस पे ही रहता है। पहली बात हमें ये नोट करनी है। तो यानी कि ये अभी टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए कि जो चार्ज होता है ऑन कंडक्टिंग बॉडीज़, जो कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं उनमें जो चार्ज होता है, चार्ज इज़ ऑलवेज कम्स ऑन सरफेस, हमेशा सरफेस पे आ जाता है। इवन या इधर दे आर सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो, और शेल, चाहे वो अंदर से खाली हो, दोनों कंडीशन में वो सरफेस पे ही रहेगा। दूसरी बात जो नोट करनी है टॉपिक से पहले, यानी इस टॉपिक से पहले, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जो होता है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और सरफेस पर होता है ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होता है। और तीसरी बात कि आउटर पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, जबकि स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से, फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट। तो ये मोटी मोटी सी बात थी जो पहले पढ़ाई जा चुकी चैप्टर 1 में, मगर मैंने इसको दोबारा बताया है ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपके पास मेटल की बॉडी है तो चाहे वो सॉलिड हो या शेल हो, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पर ही रहेगा। नंबर 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी ज़ीरो। सेकंड के इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस विल बी मैक्सिमम, दैट इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, एंड जो आउटर पॉइंट है अगर उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक शेल बनाते हैं, और ये मेटल का बॉडी है, ये शेल भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसकी रेडियस आर है, कैपिटल में आर, और इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो हम कहते हैं लेट देयर इज़ ए सॉलिड मेटेलिक स्फेयर, यहाँ पे एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर भी हो सकता है और मेटेलिक शेल, या फिर एक शेल हो सकती है। शेल तो मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो एक ही बात है, या फिर शेल हो एट विच, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, एंड रेडियस जो है उसकी वो कितनी है बच्चों, रेडियस इस कैपिटल आर। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम लेंगे एट आउटर पॉइंट, यानी पोटेंशियल एट आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है जो आउटर है और उसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। तो स्मॉल r डिस्टेंस पर सेंटर से एक पॉइंट P हो गया, जो हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों, आउटर पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली पोटेंशियल का फार्मूला होगा V आउट इक्वल टू 1/4πε0 एंड क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। यानी पॉइंट चार्ज हो या ऐसा कोई स्फेयर हो, उसके लिए बिल्कुल वही फार्मूला होता है जो किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इस फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं होगा। दूसरी बात है जस्ट एट द सरफेस,
जस्ट एट दी सरफेस। अब जो सरफेस है उस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू भी वहीं के वहीं रहेगा और आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर है सरफेस तक की डिस्टेंस सेंटर से। तो ये दो बिल्कुल सिंपल से हमारे जो हैं फॉर्मूले थे। इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप यहाँ तक पहले इसको समझ लें। यहाँ लिख सकते हैं आप छोटा सा सरफेस। ठीक है, अब हमें तीसरी बात पता करनी है और वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थ्योरी को यहीं कहीं रखते हैं और हम यहाँ लिखते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट पर आपको निकालना है और इंटरनल पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, एनी वन। सो वी विल राइट के जो अंदर की तरफ है यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने, दैट इज़ P, और वहाँ तक की डिस्टेंस मान ली है स्मॉल r, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वी नो दैट, हमें पता है क्या कि वी नो दैट एट एनी इंटरनल पॉइंट, एट एनी इंटरनल पॉइंट, किसी भी इंटरनल पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ज़ीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। और आप जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चैप्टर 1 में आ चुका कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। या आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक बात ध्यान रखना, हिंदी में लिख रहा हूँ अलग से, जिसका, ये यानी कि याद करने के लिए है ना कि लिखने के लिए, इसको आप लिखेंगे नहीं, जिसका डिफरेंशियल ज़ीरो, जिसका डिफरेंशियल ज़ीरो, वो क्या होता है, वो चीज़ कांस्टेंट होती है। क्या होती है वो चीज़? कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशियल ई है और ई की वैल्यू ज़ीरो है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो dV/dr इक्वल हो जाता है ज़ीरो के। सो V इक्वल हो जाता है कांस्टेंट के। किसके हो जाता है? कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी, यानी कि जो वैल्यू सरफेस पर है वही वैल्यू अंदर हर पॉइंट पर होती है। तो इस बात को नोट आउट कर ले पहले, यहाँ तक इसको नोट ना करें। यहाँ तक नोट करने के बाद मैं और समझाऊंगा, अभी इसी टॉपिक के ऊपर रहना है। अभी समझ में आया कि V जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी ये समझ लो। उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है या शेल है तो उसके अंदर खाली जगह में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू ये होगी। ये था सिंपली एक कॉन्सेप्ट, और इसका अब अलजेब्रिक और कैलकुलस के अकॉर्डिंग जो इसका डेरिवेशन है बहुत बड़ा है। मैंने पहले इसलिए लिखवाया ताकि आपको आराम से याद आ जाए। तो उसको लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक होगा। थैंक यू।